दैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले रोज की तरह हेडलाइंस। पेंशन अदालत का आयोजन किया गया। फौजी और फौजी की पत्नियों के लाखों का एरियर का भुगतान वहीं बैठे आप भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, इसके बारे में आज पूरी डिटेल में आपके साथ कवर करूंगा। प्लीज मेरे साथ बने रहना। मैं कभी नहीं कहता, लेकिन यह आपके लिए जरूरी है, आपके पड़ोसियों के लिए जरूरी है, जो फौजी है, विधवाएं, उनके लिए बहुत जरूरी है, इसलिए आपके सामने लाया हूं। और बात करूंगा, यहां तो पड़े हैं डीए और 8वें वेतन आयोग के लाले और इन नेताओं की बल्ले बल्ले। हां जी दोस्तों, इनकी पेंशन बढ़ाई, इनकी सैलरी बढ़ाई, अब इनको बढ़ रहा है क्या, कहां मिल रही है छूट, गाड़ी फ्री खरीदो, घर बनाओ। और दोस्तों, माननीय प्रधानमंत्री जी ने देशवासियों से आग्रह किया है कि 2 क्षेत्रों पर लड़ाई लड़ रहे हैं, एक सुरक्षा और उन्होंने कहा एक आर्थिक सुरक्षा। यानी देश की सुरक्षा भारतीय सेना कर रही, किस तरीके से कर रही है, और आपने आर्थिक सुरक्षा आपने कैसे करनी है, इसके लिए उन्होंने कहा है। तो सबसे पहले देखते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों में तिरंगा, बड़ा अद्भुत नजारा लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है, और वो भी चुनाव ब्रिज के बीचों बीच खड़े हैं। और ये ब्रिज है दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचे चुनाव ब्रिज का कल शुभारंभ किया। जैसा अभी आपने कल देखा होगा कि माननीय प्रधानमंत्री 22 अप्रैल को हुए पहलगांव के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर का दौरा किया। चुनाव नदी पर बने दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे आर्च ब्रिज का तिरंगा दिखाकर उद्घाटन किया। और यह ब्रिज समुद्र तल से 359 मीटर ऊंचाई पर है। इसकी लंबाई 1315 मीटर है, यानी आप समझ सकते हो 1 किलोमीटर और 315 मीटर। और इसके बाद मोदी जी ने अंजी ब्रिज, देश के पहले केबल स्टे रेलवे ब्रिज का शुभारंभ किया, और वहां पर बहुत सारी चीजें उन्होंने कही, वो मैं उनका वीडियो आपके सामने रखूंगा। लेकिन अब बात करूंगा पेंशन अदालत की। हाँ जी दोस्तों, कल पेंशन अदालत लगी थी, और ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर ने लगाई थी। वहां पर जिसकी जितनी लंबित मांगे थी, वहीं पर पीसीडीए, सीजीडीए सभी कर्मचारी पहुंचे, और वहां पर किसी को 25 लाख का एरियर मिला, किसी को 4,80,000 का, 1,29,000 का, 4,80,000 का कल। और ये सभी कुछ तो फौजी थे या उनकी पत्नियां थी, किसी को OROP-2 का एरियर, किसी को MACP का, किसी को सर्कुलर 568 का, यानी तमाम ऐसी समस्याओं को लेकर अब कह रहे हैं। मैं आपके सामने जो 13वीं पेंशन अदालत 4 जून 2025 को विज्ञान भवन में लगी, उसका मैं PIB यानी जो उसकी प्रेस रिलीज है आपके सामने रख रहा हूं, बड़े आराम से देखिए। फिर डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन वेलफेयर ने क्या क्या किया, किस किस के लिए क्या पैसा दिया, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो पहले इसको पढ़ते हैं, फिर आपने यदि आपके साथ कोई समस्या है तो किस तरह निपटानी है, यानी 4 प्रकार से आपकी समस्या का निदान कैसे करना है। कॉल करके, चिट्ठी लिख के, मेल करके, या ऑनलाइन आपने कंप्लेंट फाइल की, उसका भी तरीका मैं आपको बताऊंगा, कौन सा नंबर है। इसलिए मैं थोड़ा आराम से चलूंगा आपके साथ, क्योंकि ये एक दिन की खबर नहीं है कि कल भुला दो, ये आपके जीवन पर इस तरह के पेज आपने संभाल के अपने फाइल में भी रखने हैं दोस्तों। हाँ जी दोस्तों, क्योंकि आप समझ रहे हो कि फौजियों के बारे में सिविलियन वैसे भी कुछ नहीं जानते। हम एक दूसरे की हेल्प सिर्फ इंफॉर्मेशन के द्वारा कर सकते हैं, और जो समझदार लोग हैं, पढ़े लिखे हैं, हम उनसे उम्मीद करते हैं कि वो अपने आसपास के फौजियों की मदद करें। आइए चलते हैं इस खबर पर, जो 6 तारीख को शाम को पोस्ट की गई है कि 4 जून 2025 को विज्ञान भवन में डॉक्टर जितेंद्र सिंह, जो कि आपके शिकायत और पेंशन मंत्रालय के बड़े मंत्री हैं, प्रभावी समाधान के लिए उन्होंने संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के लिए पेंशन अदालत का आयोजन किया। इस बात पर प्रकाश डाला कि इस पहल ने न केवल शिकायत निवारण में तेजी लाई है, बल्कि समाज में सक्रिय योगदान के रूप में पेंशन भोगियों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता को भी मजबूत किया है। यानी सरकार गंभीर है आपको लेकर के, यानी पेंशनों को लेकर और पेंशन संबंधी समस्याओं को लेकर के। रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त, वाणिज्य, रेलवे, आवास, सभी मंत्रालयों के वहां पर सचिव थे, और उनको जिनकी पारिवारिक पेंशन लगभग 415 शिकायतें थीं, और उसमें से अदालत में लाई गई 325 शिकायतों का मौके पर समाधान कर दिया गया, जिससे पेंशन भोगियों को समय समय पर न्याय प्रदान करने की पहल की दक्षता को रेखांकित किया। यानी आपकी 415 शिकायतें वहां पर इकट्ठी थी, 325 को वहीं निवारण कर दिया। और उन्होंने कहा आयोजित अदालत कई दिल को छूने वाले कुछ फैसले आए। अब एक विडो है राजस्थान की रहने वाली भमर कमर, जो नायक बजरंग सिंह की विधवा थी, जिन्होंने जुलाई 2014 से अगस्त 2024 तक पारिवारिक पेंशन का बकाया राशि 10 वर्ष की देरी से मिलनी थी, और 2,49,964 रुपए का भुगतान उन्होंने पहले कर दिया था। 1,29,088 रुपए राशि लंबित थी। अदालत में उपस्थित सीजीडीए पीसीडीए अधिकारियों द्वारा आश्वासन दिया गया सुलह के बाद शेष भुगतान
10/6/2025 तक उनको चेक के द्वारा हो जाएगा। श्रीमती गीता देवी, उनके पति सैन्य ड्यूटी करते समय शहीद हो गए थे और उन्हें अनुग्रह राशि जो मिलनी थी उसमें देरी हुई और उसमें स्पर्श और उनके डॉक्यूमेंटेशन की समस्या थी। वहां पर गई और उन्हें एक मुश्त 25 लाख रुपए का भुगतान किया गया। आप देख सकते हो। श्रीमती यशोदा देवी, वो भी एक फैमिली पेंशनर है और उनका आरोपी का कुछ एरियर था 9,77,742 रुपए। श्रीमती साधना देवी, श्रीमती राजमती, इनका भी आरोपी 2 का था। यानी मैं आपको ये आंकड़े इसलिए रख रहा हूं कि आपको लगे ये सब चीजें सत्य हैं, ये चीजें कोई इधर उधर से इकट्ठी नहीं की गई। ये कल का लेटर आप पीआईबी फैक्ट चेक इस पर प्रेस रिलीज आप हमसे ले सकते हो और इसकी साइट पे जाके सारी चीजें अपलोड है और कल का ही अपलोड है। अब मैं बात करूंगा कि आपने इससे रूबरू कैसे होना है। अब आपने सोचा कि ये आपने पढ़ के सुना दिया, ये डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर, यदि इससे हमें जुड़ना है तो कैसे जुड़ना, आइए इस पर बात करते हैं। पेंशन एंड पेंशन कल्याण विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशन वेलफेयर में शिकायत दर्ज करने के लिए आप विभिन्न माध्यमों का उपयोग कर सकते हैं, जैसे कि ऑनलाइन, पत्र, ईमेल या सीधा कॉल करके अपनी शिकायत कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें, उसके बाद ईमेल के माध्यम से देखें, पत्र के माध्यम से और टोल फ्री नंबर के माध्यम से। कैसे करनी है, कौन कौन सी चीजें रखनी, वो मैं आराम से आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें। केंद्रीय पेंशन शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली, जिसको बोलते हैं अपन सीपी ग्राम, सीपी ग्राम जो कई बार मैंने बोला है, पर जाएं, जैसे आप गूगल पे जाएं, सीपी ग्राम टाइप करेंगे, अपनी शिकायत दर्ज करने के लिए ऑनलाइन फॉर्म भरें। पहले अपने आप को उसमें रजिस्टर्ड करें और उसमें फॉर्म आता है, उसमें अपना सारी चीजें भरें और अपनी शिकायत करें। उसके साथ जो भी दस्तावेज हैं, यानी आपका पीपीओ है, डिस्चार्ज बुक है, नाम है, उनको साथ में आप अपलोड कर दें और उन्हें सेंड चले जाएं और वहां से आपको जवाब आ जाएगा। तो ये था ऑनलाइन। ईमेल के माध्यम से, अब ईमेल कौन सी है, तो पहले ईमेल है CARE, ये सारे स्मॉल लेटर में, care@dppw.nic.in, यानी DPPW भी स्मॉल लेटर का है। तो जैसे कि ये लेटर आपके बगल में दिख रहा है, ईमेल भेजें। अपने ईमेल में शिकायत का विवरण और आवश्यक दस्तावेज भी शामिल करें, यानी जो चीज एविडेंस है वो आपको अपलोड करके भेज देंगे। पत्र के माध्यम से शिकायत, तो पहले एड्रेस चाहिए, पेंशनभोगी कल्याण विभाग, लोक नायक भवन, 3 तल, खान मार्केट, नई दिल्ली 110003 को पत्र भेजें। अपने पत्र में शिकायत का विवरण लिखें, आवश्यक दस्तावेज उनके साथ इंक्लूडेड लगा दें। ये सारी क्लियर हो गई। नहीं आ रहा है तो टोल फ्री नंबर पर कॉल करें। अब टोल फ्री नंबर है, नोट कर लो आप, 1800117788, 1800117788 पर कॉल करें, अपनी शिकायत दर्ज कराएं। अब शिकायत दर्ज करते समय ध्यान देने योग्य बात है, अपनी शिकायत को संक्षिप्त और स्पष्ट रखें। अपनी शिकायत में सभी आवश्यक विवरण को शामिल करें, उन्होंने कहा है, और दस्तावेज जैसे पीपीओ वगैरह उसके साथ संलग्न करें। शिकायत दर्ज करने के बाद अपनी शिकायत की स्थिति के बारे में पता लगाने के लिए सीपी ग्राम पर जा सकते हैं या विभाग के टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। शिकायत करने के बाद आप टोल फ्री नंबर पर जाइए, शिकायत नंबर मिला है, बोलिए हमारी क्या प्रोग्रेस है। अतिरिक्त जानकारी, पेंशन से संबंधित किसी भी प्रश्न या सहायता के लिए आप विभाग की वेबसाइट पर जा सकते हैं, टोल फ्री नंबर पर कॉल कर सकते हैं। पेंशन भोगियों के लिए एकीकृत पोर्टल का उपलब्ध है, जिसका उपयोग आप पेंशन संबंधी जानकारी सेवाओं के लिए कर सकते हैं। यानी ये जो टोल फ्री नंबर मैंने आपके सामने रखा है और इस तरीके से शिकायत आप कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कौन कौन सी शिकायत कर सकते हैं। बिल्कुल सही बात है, बहुत सारी। यदि आपका रिकॉर्ड में कोई काम नहीं हो रहा है, आप करिए। पीओआर में नहीं हो रहा है, करिए। पीसीडीए में नहीं हो रहा है, करिए। स्पर्श में नहीं हो रहा है, करिए। शिकायत करिए। आपका पैसा कहीं किसी भी प्रकार का एजीआई का, कहीं किसी भी डिपार्टमेंट के कंसर्न आपका पैसा रुका है, आप सीधी यहां पर शिकायत करिए, फिर देखिए एक्शन, आपको जवाब मिलेगा। कॉल करके किया है। तो दोस्तों ये यदि आपको किसी को चाहिए, कैसे क्या नंबर है, एड्रेस है, तो आप मुझे व्हाट्सएप पे आप मैसेज करेंगे, मैं आपको जरूर जवाब। अब बढ़ते हैं एक और बड़ी खबर। हाँ जी, नेताओं की बल्ले बल्ले। हाँ जी, बिल्कुल नेताओं की। आजकल इस देश में सबसे ज्यादा देशभक्त नेता हैं, सबसे ज्यादा काम नेता करते हैं, सबसे ज्यादा जान को खतरा नेताओं को, सबसे ज्यादा पहाड़ नेताओं के ऊपर टूट रहा है, सबसे बड़ा। हाँ, अभी आपने देखा होगा कि नेताओं की पे पेंशन बढ़ी थी, जो से मैंने आपको दिखाया था। यानी पीछे मार्च में एक लेटर निकला था, उसमें नेताओं की खूब ताली बजाकर उन्होंने स्वागत किया था, और मैं आपके सामने फिर रखना चाहता हूं। यानी नेताओं की, यानी जो 12,000 से 1,24,000 हो गई थी, यानी इनका आप देख सकते हो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज की सैलरी 12,540 से
44,900 पे पहुंची और उनकी 12,000 से 1,24,000 हो गई है। पे बढ़ा, पेंशन बढ़ा और 8वें वेतन आयोग में बढ़ेगी, सीधा सीधा लिखा है, ये आप देख सकते हो। अब इन्होंने एक और घोषणा की है कि सरकार ने विधायकों के लिए वाहन और आवास कर्ज पर ब्याज अनुदान फिर से शुरू करने का फैसला किया, यानी ब्याज में छूट। अब विधायक वाहन के लिए 25 लाख रुपए ले लो, घर के लिए 50 लाख रुपए तक की कर्ज पर छूट है। 15 लाख 25 लाख से ऊपर के कर्ज पर सिर्फ 2% अनुदान देना होगा, जबकि इससे कम राशि पर 4% लगेगा। यानी आपके लिए खजाना भरा हुआ है और इधर सरकार के पास डीए बढ़ाने के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर के इनकी जान निकल ली केंद्रीय कर्मचारियों के लिए, पेंशनर्स के लिए। जबकि 140 करोड़ की आबादी में सिर्फ 1 करोड़ पेंशन और भोगियों केंद्रीय कर्मचारी, उनके लिए सरकार बार बार कोई न कोई ऐसे नए नियम, ऐसी भ्रामक खबरें फैलाती है जिससे आप समझ सकते हो कि हमें सरकार पर भरोसा उठता जा रहा है। तो दोस्तों ये बात सही है या गलत है, आप देख सकते हो। अब बढ़ते हैं एक और अगली खबर की तरफ। हाँ, जैसा कि मैंने माननीय प्रधानमंत्री जी के बारे में बात की, कल उन्होंने जवान हो या नौजवान हो, देश के सामने एक बहुत बड़ी बात रखी, ये आपको सुनना होगा। उन्होंने बोला अब दौर आत्मनिर्भरता का आ गया है, और आत्मनिर्भरता का मतलब है कि आप हमारी जितनी चीजें वो यहीं से मैन्युफैक्चरिंग हो और यहीं हम खपत करें और इतना मैन्युफैक्चरिंग करें कि हम एक्सपोर्ट करें, बाहर लोगों को भेजें, तो हमारी आर्थिक गति मिलेगी। जैसे उन्होंने कहा है कि आत्मनिर्भरता की पूरी ताकत, उन्होंने कहा है डिफेंस इकोसिस्टम जो हमने बनाया उसमें मेक इन इंडिया के तौर पर हमारे को काफी उसमें फायदा हुआ और ऑपरेशन सिंदूर में कामयाबी मिली, तो उसी तरह ब्रह्मोस मिसाइल की वजह से मिली, आपने देखा होगा। तो उन्होंने कहा है डिफेंस सेक्टर ने यह बात चीज स्वीकार कर ली है। अब उन्होंने कहा है कि ये मैं आर्थिक सुरक्षा, और उन्होंने कहा देश की सुरक्षा के लिए तो फौज ने स्वीकार कर लिया, अब आर्थिक सुरक्षा के लिए यह जरूरी है कि नौजवान सबके लिए कहा है, जिनके पास स्किल है, जिनके पास इनोवेशन है, आइडिया है, वो इस देश में खर्च करें, बाहर विदेश में न जाएं और अपनी देश की चीजों को इस्तेमाल करें, यही मैन्युफैक्चरिंग करें, ताकि देश की आर्थिक सुरक्षा, आर्थिक मजबूती होगी। ये बिल्कुल स्पष्ट है, आप माननीय प्रधानमंत्री जी का ये भाषण सुन सकते हो, देख सकते हो। साथियों, आज मैं जम्मू कश्मीर के आप लोगों से, खासकर यहां के नौजवानों से एक विशेष आग्रह भी करने आया हूं, और जम्मू कश्मीर की धरती से मैं देश को भी आग्रह करना चाहता हूं। आपने देखा है कि कैसे ऑपरेशन सिंदूर ने आत्मनिर्भर भारत की ताकत दिखाई है। आज दुनिया भारत के डिफेंस इकोसिस्टम की चर्चा कर रही है, और इसके पीछे एक ही कारण है, हमारी सेनाओं का मेक इन इंडिया पर भरोसा। सेनाओं ने जो कर दिखाया, अब वही हर भारतवासी को दोहराना है। इस साल के बजट में हमने मिशन मैन्युफैक्चरिंग की घोषणा की है। इस मिशन के तहत सरकार मैन्युफैक्चरिंग को नई उड़ान देने का काम कर रही है। मैं जम्मू कश्मीर के युवाओं से कहूंगा, आइए इस मिशन का हिस्सा बनिए। देश को आपकी आधुनिक सोच चाहिए, देश को आपके इनोवेशन की जरूरत है, आपके आइडिया, आपकी स्किल भारत की सुरक्षा को, भारत की अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाई देंगे। पिछले 10 वर्षों में भारत एक बड़ा डिफेंस एक्सपोर्टर बना है। अब हमारा लक्ष्य है दुनिया के टॉप डिफेंस एक्सपोर्टर्स में भारत का नाम भी शामिल हो। इस लक्ष्य की ओर हम जितना तेजी से बढ़ेंगे, उतनी ही तेजी से भारत में रोजगार के लाखों नए अवसर पैदा होंगे। साथियों, हमें एक और संकल्प लेना है, जो सामान भारत में बना हो, जिसमें हमारे देशवासियों का पसीना लगा हो, हम सबसे पहले उसे ही खरीदें। और यही
यही राष्ट्रभक्ति है, यही राष्ट्र की सेवा है। सीमा पर हमें हमारी सेनाओं का मान बढ़ाना है और बाजार में हमें मेड इन इंडिया का गौरव बढ़ाना है।